वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 की कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं। और वैसे तो डेफिनेशंस का जो सेक्शन है वो काफ़ी लंबा है और उसमें जो है 70+ डेफिनेशंस हैं। लेकिन हम इसमें से अभी बिल्कुल बेसिक 4 डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी और कंपनी लॉ की 2 डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। फिर क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का, तो इनके कंपैरिजन के अंदर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। और फिर फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलिवेंट है। तो इसके अंदर जो हमारा रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 2 है कंपनीज एक्ट का, जिसके कुछ सब सेक्शन जहाँ पे डेफिनेशन गिवन है उनको हमने मेंशन किया हुआ है, यानी सब सेक्शन 17, 18, 9 एंड 35 इनसे रिलेट करके हम पढ़ रहे होंगे। और एग्जांपल्स का जो हमारे पास मेन सोर्स है वो है आई कैप स्टडी टेक्स्ट। सो कंपनी और कंपनी लॉ की डेफिनेशन पर बात करते हैं। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी formed and registered under the Companies Act 2017 और द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ से क्या मुराद है? तो जो पुराने रिपील्ड एक्ट हैं, रिपील्ड मतलब जो कैंसिल हो चुके हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 1913 जो कि पाकिस्तान से भी पहले का था, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। ये 2016 में थोड़े से अरसे के लिए आया था, फिर बाद में ये बेसिकली जो है नेशनल असम्बली ने इसको पास नहीं किया, तो फिर 2017 में एक्ट जो है वो बाद में लाया गया था। और कंपनी लॉ की डेफिनेशन में कंपनीज एक्ट 2017 भी शामिल है, अनलेस के कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता हो अदरवाइज। तो बेसिकली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है समझने का वो ये है कि अगर आप किसी बिजनेस का नाम, बाजुकात होता है कि नाम के अंदर वर्ड कंपनी आ रहा होता है, जैसे हम कहते हैं ए बी सी एंड कंपनी, एक्स वाई जी एंड कंपनी, तो नाम के अंदर वर्ड कंपनी आने से कोई बिजनेस कंपनी नहीं बनता, बल्कि कंपनीज के नाम में वर्ड कंपनी होना लाजमी नहीं है, उसके बजाय वर्ड लिमिटेड होना लाजमी है। तो वर्ड कंपनी होना जो है वो कंपनी होने की इंडिकेशन नहीं है। देखा ये जाएगा कि अगर वो बिजनेस रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 या जो प्रीवियस कंपनी के जो लॉ थे जैसे जो यहाँ पे मेंशन है, तो वो फिर उसको जो है कंपनी समझा जाएगा। इवन ये भी पॉसिबल है कि ऐसी कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो जो कंपनीज एक्ट 1913 के अंडर। मैंने खुद एक कंपनी देखी जो 1946 में रजिस्टर्ड हुई हुई थी, यानी पाकिस्तान बनने से भी 1 साल पहले, और वो अब तक चलती आ रही थी और अब भी चल रही है वो। तो बेसिकली बहुत सारी कंपनीज जो हैं, इतने पुराने बिजनेसेस हैं और वो चल रहे हैं, तो किसी पुराने कंपनी लॉ के अंडर भी अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको कंपनी समझा जाएगा। और अगर अब लेटेस्ट जो हमारा लॉ है कंपनीज एक्ट 2017 इसके अंडर रजिस्टर्ड है, तब भी उसे कंपनी समझा जाएगा। लेकिन रजिस्टर्ड होना क्राइटेरिया है, नाम में वर्ड कंपनी आना क्राइटेरिया नहीं है। अब हम एक बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे बॉडी कॉरपोरेट की। तो ये डेफिनेशन, इसको बॉडी कॉरपोरेट भी कहते हैं और सेम टर्म जो है उसे कॉरपोरेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, यानी अभी जो हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी बॉडी कॉरपोरेट के अंदर शामिल है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जैसे फॉरेन कंपनी। तो अगर कोई कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड है, कोई कंपनी स्विट्ज़रलैंड में रजिस्टर्ड है, यूएसए में रजिस्टर्ड है, तो वो भी जो है बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन तो होगी, लेकिन वो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक कंपनी नहीं होगी। इसके अलावा ऐसी बॉडी कॉरपोरेट भी इसमें शामिल है जिसे रेलिवेंट स्टैट्यूट ने बॉडी कॉरपोरेट कहा हो। अच्छा, बॉडी कॉरपोरेट का जो लफ्जी मतलब है वो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो एक कंपनी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, एक फॉरेन कंपनी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। और कुछ ऐसी बॉडी कॉरपोरेट्स भी हैं जिन्हें उनके रेलिवेंट लॉ के अंदर जो है डिक्लेयर किया हुआ है कि ये बॉडी कॉरपोरेट हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बॉडी कॉरपोरेट है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान एक बॉडी कॉरपोरेट है, जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बॉडी कॉरपोरेट है। लॉ ने इनके रेलिवेंट जो लॉ हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 है, जैसे SECP एक्ट 1997 है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 है, इस इन लॉ में लिखा हुआ है कि इन बॉडीज़ को बॉडी कॉरपोरेट समझा जाएगा। और ये इन्हें बॉडी कॉरपोरेट इसलिए लॉ ने स्पेसिफिकली बनाया ताकि ये खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सके, इनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो, ये अपने एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ को खुद डील कर सकें, और इनकी जो लिटिगेशंस के मामला हैं वो भी इंडिपेंडेंटली ये रन कर सकें। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बना दिया इन्हें। लेकिन इसी डेफिनेशन की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं
कि कुछ जो आइटम्स हैं उनको हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इन जनरल अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं, लॉ की नज़र में उन्हें भी सेपरेट लीगल पर्सन समझा जाता है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 के परस्पेक्टिव से जब हम कंपनीज एक्ट 2017 की बात कर रहे होंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उसमें शामिल नहीं होंगी। तो क्योंकि कंपनी लॉ की जो इंटेंशन थी वो ये थी कि ये जो कंपनीज़ का लॉ है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर अप्लाई ना हो, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक अलग से डिफरेंट लॉ मौजूद है। तो इस वजह से उनको इस एक्ट के लिए जो है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट को भी ये अलाउ किया है कि वो किसी भी एंटिटी को कंपनी के अलावा, यानी जो पाकिस्तानी कंपनी है इसको अलावा, यानी ये तो बॉडी कॉर्पोरेट हमेशा होगी, लेकिन बाकी जो दोनों हैं जैसे ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान हो, या ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट हो, यानी अपने रेलिवेंट लॉ के अंडर हो, उनको कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो रीडिंग करते हैं, एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, यानी जो पाकिस्तानी कंपनी है उसके अलावा, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग विद द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, यानी इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है बाकी दो को वो एक्सक्लूड कर सकते हैं कि वो शामिल नहीं हो। इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन से भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो लिटरल मीनिंग है बॉडी कॉर्पोरेट का वो ये है कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और इसका मतलब है कि क्योंकि कंपनी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है तो हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने कंपनीज एक्ट के मुताबिक जितने भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैं उनको हम क्या कहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें वो कंपनीज भी शामिल होंगी जो अंडर कंपनीज लॉ रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें हम वर्ल्ड कंपनी बोलते हैं, यानी पाकिस्तानी कंपनी। इसके अंदर फॉरेन कंपनीज भी शामिल होंगी जो इनकॉर्पोरेटेड हैं आउटसाइड पाकिस्तान, और इसके अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज भी शामिल होंगी जो जिनके रेलिवेंट लॉ में लिखा हुआ है कि इन्हें बॉडी कॉर्पोरेट समझा जाए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। अलबत्ता कंपनीज एक्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बॉडी कॉर्पोरेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो ये इसकी डेफिनेशन से बाहर है, इसलिए इसको हमने जो ब्लू कलर का बॉडी कॉर्पोरेट का सर्कल है उससे आउटसाइड रखा है। फिर फर्दर रूल ये है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ है ये तो बॉडी कॉर्पोरेट ही रहेगी, इसको इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन फॉरेन कंपनी को और जो स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं इनको फेडरल गवर्नमेंट के जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे, और इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऑरेंज लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, यानी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंडर, इज ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिस अराउंड द ग्लोब, काम वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। ऑरेंज लिमिटेड इज कंपनी, बिल्कुल कंपनी है क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान है, एंड आल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, और हाँ वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी है, तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर भी फॉल करती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑरेंज इनकॉर्पोरेटेड, आईएनसी जो है ये वर्ड इनकॉर्पोरेटेड की शॉर्ट फॉर्म के तौर पे यूज़ होता है, जैसे लिमिटेड के लिए एलटीडी यूज़ करते हैं, इसी तरह इनकॉर्पोरेटेड के लिए यूएसए में आईएनसी यूज़ हो जाता है। इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन कंपनी नहीं है, क्योंकि ये अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड नहीं है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है लेकिन क्योंकि अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो इसलिए इसको कंपनी नहीं समझा जाएगा, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट समझा जाएगा। फिर एग्जांपल है एक हमारे पास, XYZ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जनरली अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी जनरली अगर हम कंपनीज एक्ट के अलावा उसे लॉ में देखें तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट।
तो इन जनरल वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन जो भी हमने पढ़ी उसके मुताबिक वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी नहीं है। ये सेम एग्जाम्पल जो हमने पहले पढ़ी थी वैसी ही है, लेकिन इसमें अब कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं। द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट ऑरेंज इनकॉर्पोरेटेड शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पसेज ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। अब कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दे दिया कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट ना समझा जाए, तो लॉ की नज़र में अब इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझा जाए। तो इन द एब्सेंस ऑफ सच नोटिफिकेशन ये बॉडी कॉर्पोरेट होती, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन जो इसको एक्सक्लूड करने के लिए आ जाए तो फिर इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं समझा जाए। अब हमारे पास लास्ट में डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी की। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ये है, अब दुनिया में तो हज़ारों लाखों मिलियंस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, हर मुल्क में अपनी अपनी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, तो उन सब का तो ट्रैक यहाँ पे नहीं रखा जाएगा पाकिस्तान में। हम उन फॉरेन कंपनीज का ट्रैक रखेंगे जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व हो रही हैं। तो फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लियाजन ऑफिस। लियाजन ऑफिस जैसे कोऑर्डिनेशन के लिए जो ऑफिस होता है, जो बाहर से ऑर्डर वगैरह ये लेने के लिए, इन पाकिस्तान वेदर बाय इटसेल्फ, यानी वो ऑफिस चाहे उन्होंने खुद खोला हो, थ्रू एन एजेंट खोला हो, वो ऑफिस फिजिकली ऑपरेट कर रहा हो, या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑपरेट कर रहा हो, तो वो किसी भी इनमें से तरीके से काम कर रहा हो तो वो फिर उस कंपनी को फॉरेन कंपनी समझा जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व एंड इंगेज हो रही है। इसी तरह अगर वो कंपनी कंडक्ट करती है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान में इन एनी अदर मैनर एज में बी स्पेसिफाइड, जो लॉ के रूल्स में बता दिया जाए कि ये काम अगर उन्होंने पाकिस्तान में किया तो उनको फॉरेन कंपनी समझा जाएगा, तो वो होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑरेंज इनकॉर्पोरेटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस। तो पाकिस्तान में उनकी एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसका मतलब है कि इसे फॉरेन कंपनी समझा जाएगा। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में टाइप्स ऑफ कंपनी को डिस्कस करेंगे, और इसमें जो हम टाइप्स ऑफ कंपनी डिस्कस कर रहे होंगे वो अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी कर रहे होंगे, और बेसिकली इससे रिलेटेड जो सारी नॉलेज है वो हमें सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशंस पर है कंपनीज एक्ट 2017 का, उससे रिलेट करके मिलती है, और उसके सब सेक्शन 19, 20 एंड 71 को हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, देन अनलिमिटेड कंपनी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे समरी कि ये जो टाइप्स हैं ये आप ओवरऑल जो है इसकी पिक्चर क्या बनती है, और हमारा फोकस बेसिकली रेलिवेंट सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 पर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। तो इसको लॉ में डिफाइन किया गया है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड। तो जिस तरह हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड। अब नाम ये है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है बाय द मेमोरेंडम, क्योंकि ये लायबिलिटी की जो क्लाज है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में लिखी होती है। किस अमाउंट तक लिमिटेड होती है? टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। तो हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसका बेसिकली टाइटल था लिमिटेड लायबिलिटी इन अ कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो उसको अगर आप डिटेल में देखेंगे तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट उसी के साथ रिलेट करता है कि हमने डिस्कस किया कि मोस्टली जो कंपनीज हैं, और खासतौर पे जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, उनमें शेयर्स फुली पेड अप होते हैं। यानी अगर 10 रुपीज़ की पार वैल्यू का शेयर है तो 10 रुपीज़ ही शेयर होल्डर को पे करने पड़ते हैं पूरे, और जब वो पूरे अमाउंट पे कर देता है तो इसका मतलब है कि उसकी जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वो तो ज़ाया हो सकती है या नुकसान उसका हो सकता है, लेकिन उसकी लायबिलिटी मजीद पैसे देने की जस्ट ज़ीरो है, लिमिटेड टू ज़ीरो है, क्योंकि कोई अमाउंट अनपेड नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत पुरानी कंपनी हो 1984 से पहले, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि उनके कुछ शेयर जो हैं उसमें अमाउंट अनपेड हो। तो उसमें अगर लेट्स से कि हम कहते हैं कि अगर एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपीज़ है और उस पर शेयर होल्डर ने 7 रुपीज़ पे किए हैं,
तो रिमेनिंग 3 रुपीज उन्हें पे करने पड़ेंगे, तो सिर्फ उतनी लाइबिलिटी होगी जितनी रिमेनिंग अनपेड है। और वो भी जाहिर बात है कब होगी, जब पार्टली पेड शेयर्स होंगे। जो अब लेटेस्ट लॉ है उसके मुताबिक पार्टली पेड शेयर्स अलाउड नहीं है, लेकिन पुरानी कंपनीज जो शेयर इशू कर चुकी हैं उनमें ये पॉसिबिलिटी है कि अभी भी कोई रिमेनिंग अनपेड अमाउंट हो। मोस्टली जो कंपनीज हैं वो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं, और उसकी वजह ये है कि इन कंपनीज में जो मजीद कैपिटल रेज करना है वो काफ़ी आसान होता है कि नए शेयर इशू करें, मजीद पैसा कंपनी को मिल जाएगा और उससे आप नए मजीद पैसा लेने से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो फोकस है कंपनीज का वो यही होता है कि आप एडिशनल कैपिटल रेज कर सकें। जो एक हम डिसएडवांटेज पढ़ते हैं सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप का, वो यही होता है कि कैपिटल लिमिटेड होता है तो वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते, और ज़्यादा बड़े बिजनेसेस जो हैं वो कंपनीज के होते हैं, और ज़्यादा बड़े बिजनेसेस जो हैं वो यूजुअली जो हैं वो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स के होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की जो डेफिनेशन लॉ में गिवन है वो है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। वंस अगेन लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है, मेंबर्स की। लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम किस डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है, मेमोरेंडम के डॉक्यूमेंट में। टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स मे रिस्पेक्टिवली देयर बाय अंडरटेक, जो मेंबर्स अंडरटेक कर लें यानी प्रॉमिस कर लें, टू कंट्रीब्यूट कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे टू द एसेट्स ऑफ द एंटिटी, कंपनी के एसेट्स की तरफ, इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड। अब इसको बेसिकली ये जो अमाउंट है सच अमाउंट, इसको आप कह लेंगे ये अमाउंट ऑफ गारंटी है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ये जैसे शेयर्स में तो शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए होते हैं, बहुत कम चांस होता है कि कुछ अमाउंट उनकी अनपेड हो, जबकि लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर होल्डर्स ने गारंटी के पैसे दिए नहीं होते, और वो देते भी कम है जब एक कंपनी की लाइफ एंड हो जाती है, यानी जब कंपनी वाउंड अप होगी। तो ये अमाउंट कंपनी की ड्यूरेशन लाइफ टाइम के अंदर उन्हें पे नहीं करनी। हाँ, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तब उसके एसेट्स कम हुए और उसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा हुई तो पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे, जितनी की आपने गारंटी दी हुई है उतने मैक्सिमम। जो गारंटी अमाउंट मेंबर्स ने दी हुई है उससे कम भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर 5 लाख रुपए की गारंटी दी हुई है तो 5 लाख रुपए भी देने पड़ सकते हैं, 4 लाख भी, 3 लाख भी, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं देने पड़ सकते क्योंकि अमाउंट लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट जो गारंटी की है। सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली देयर बाय अंडरटेक, जो वो प्रॉमिस करते हैं टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ कंपनी, कि वो कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूशन देंगे, जमा करवाएंगे, इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग वाउंड अप, जब कंपनी बंद हो रही होगी। तो बाजुकात कंपनी बंद हो रही होती है और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, तो गारंटी की अमाउंट हो सकता है बहुत थोड़ी सी देनी पड़े, और बाजुकात जब कंपनी बंद हो रही होती है तो काफ़ी शॉर्ट होते हैं पैसे, तो फिर फुल अमाउंट ऑफ गारंटी भी पे करनी पड़ सकती है। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो है ये फर्दर 2 टाइप की लॉ के अंदर जो है इसकी मेंशन है कि खासतौर पे जब हम फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को देखते हैं, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यानी उसमें गारंटी होती है लेकिन शेयर कैपिटल नहीं होता। तो इसमें जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है टू अमाउंट ऑफ गारंटी। एट टाइम्स कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी करते हैं कि जी अगर शेयर कैपिटल नहीं होगा, पैसा बिजनेस में नहीं लगाया गया होगा, तो फिर बिजनेस कैसे चल सकता है। यस, मोस्टली जो है आपको बिजनेसेस रन करने के लिए इनिशियल कुछ कैपिटल की ज़रूरत होती है, जैसे आपको कोई फर्नीचर लेना है, प्लांट एंड मशीनरी लेनी है, आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, लेकिन ये लाजमी नहीं होता। अगर बाज़ात अगर हम कहते हैं कि जी कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, तो वो ऐसे भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाएं जिसमें कोई शेयर कैपिटल ना हो, और क्योंकि उनकी अच्छी रेपुटेशन है तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें क्रेडिट पर मिल जाएंगी स्टार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी। क्योंकि जो लोग भी चीज़ें दे रहे होंगे उन्हें पता है कि ये अभी तो इन्होंने बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, लेकिन अगर कंपनी जब भी वाइंड अप होगी और उस वक्त पैसे पूरे ना हुए तो ये लोग, इन लोगों की रेप्यूट अच्छी है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अदरवाइज अच्छी है, तो ये फिर इन्हें कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी गारंटी की अमाउंट और उनको अपने पैसे फिर मिल जाएंगे। तो गारंटी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है, और एक कंपनी या कोई भी बिजनेस विदाउट कैपिटल भी ऑपरेट कर सकता है। अगर आपकी मार्केट में रेप्यूट अच्छी हो तो आपको क्रेडिट और लोन्स मिल जाते हैं। और दूसरी टाइप है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर कैपिटल भी होता है। तो इसमें गारंटी भी होती है और शेयर कैपिटल भी होता है। इसमें जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स होगी वो लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी प्लस अनपेड अमाउंट ऑन शेयर।
अब जिस तरह हमने डिस्कस किया कि मोस्टली कंपनीज में तो अनपेड अमाउंट होती ही नहीं, क्योंकि 1984 से ऑनवर्ड जो है वो कंपनीज पार्टली पेड शेयर इशू नहीं कर सकती, वो फुली पेड शेयर इशू करती हैं। तो ये जो अनपेड अमाउंट ऑन शेयर है ये मोस्टली जीरो होती है। तो ये मोस्टली जीरो होगी, तो इसमें भी फिर बेसिकली क्या बच जाएगा, अमाउंट ऑफ गारंटी। तो दोनों टाइप में ही जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर है वो इक्वल टू लिमिटेड, लेकिन प्रॉपर कॉन्सेप्ट के लिए दोनों में ये डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन गिवन है कि मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। तो जो हम कंपनी का मेन फीचर पढ़ते हैं कि इसके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसके अंदर वो मेन फीचर ही नहीं है। तो अनलिमिटेड कंपनी में तमाम कंपनीज जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें जो मेन फीचर है कंपनीज का लिमिटेड लायबिलिटी वाला वो नहीं होता। तो जब मेन फीचर ही नहीं होता तो इस वजह से अनलिमिटेड कंपनी देखो कॉमन नहीं है, यानी आपको शायद ही कोई नज़र आए कि थाउजेंड्स कंपनीज होंगी तो शायद कोई एक अनलिमिटेड कंपनी हो। एज सच मैंने प्रैक्टिकली अनलिमिटेड कंपनी कोई जो है नहीं देखी। और ये टाइप बेसिकली तब यूज़ की जाती है जब कोई पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस हो, लेकिन वो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के साथ चलना चाहते हो। तो पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस को वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी फॉर्मेलिटी भी चाहते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि ऐसी कंपनी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही कम यूज़ होती है ये वे ऑफ कंपनी। अब हमने तीन जो कंपनीज की टाइप पढ़ी, उनको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो टाइप अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड का। और लिमिटेड बाय गारंटी की फर्दर दो टाइप्स हैं, हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर। फिर जो लिमिटेड बाय शेयर कंपनीज होती हैं इनको फर्दर जो है डिस्टिंग्विश किया जाता है प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज के अंदर। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो में कि उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 से रिलेटेड को डिस्कस करेंगे। प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज पर हमारा फोकस होगा। तो सबसे पहले हम समरी डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल ये जो कंपनीज की टाइप्स हैं ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। उसके बाद हम प्राइवेट कंपनीज को पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हमारे पास दो डेफिनेशन होंगी, सिंगल मेंबर कंपनी और अदर प्राइवेट कंपनी। फिर पब्लिक कंपनीज को पढ़ेंगे और इनकी सब टाइप्स में लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी आती है। और फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज हैं ये हमारे मेन फोकस हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी हम इस वजह से पढ़ेंगे कि हमें क्लैरिटी रहे कि पब्लिक कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है और उसके ऊपर भी हमारा फोकस होगा। तो सारा जो हमारा बेसिकली सोर्स है इस इंफॉर्मेशन का वो सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कंपनीज की प्राइवेट वर्सेस पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में, तो प्राइवेट कंपनीज में फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक को सिंगल मेंबर कंपनी कहा जाता है और दूसरी को अदर प्राइवेट कंपनी या जस्ट वर्ड जो है वो प्राइवेट कंपनी भी यूज हो जाता है। पब्लिक कंपनीज में भी फर्दर टू टाइप्स हैं, अनलिस्टेड और लिस्टेड। बेसिक फोकस ये है कि जिसकी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स और डिवेंचर्स वगैरह स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं वो लिस्टेड, और जिसके नहीं होते वो अनलिस्टेड। पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, और पब्लिक सेक्टर कंपनी के नाम में बेशक पब्लिक आ रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाइज प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनीज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर प्राइवेट है तो ये ऐसी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। तो ये ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी डिटेल में जाते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज की अगर बात करें तो हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है वो सिंगल मेंबर कंपनी की है, और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि सिंगल मेंबर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन मेंबर। तो नाम में भी सिंगल मेंबर लिखा है और डेफिनेशन भी सिर्फ यही है कि जी जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो, तो वही जो नाम है वही डेफिनेशन है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रा हमें ध्यान में रखने चाहिए कि जो सिंगल मेंबर होता है वो कंपनी का सोल डायरेक्टर भी होता है, यानी वही शख्स जो सिंगल मेंबर होता है वही शख्स कंपनी को मैनेज भी कर रहा होता है। फिर स्पेशल रूल्स इसके हैं इन कंपनीज के कि इनमें तरीक़ेकार क्या होगा। जाहिर बात है कि इनमें मीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मीटिंग की जगह बेसिकली क्या होता है कि वो जो एक सोल मेंबर है या सोल डायरेक्टर है वो सिंपली जो है सिग्नेचर कर देता है किसी भी फैसले पर, तो वो उसकी तरफ से मीटिंग का रूल समझा जाता है।
तो इसमें बहुत सारे जो रूल्स हैं वो नॉर्मल कंपनीज की निस्बत डिफरेंट हैं। ये रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिलेटिवली मैं इस एंगल से कहूँगा कि कंपनीज का कॉन्सेप्ट कई 100 सालों से चल रहा है दुनिया में। लेकिन सिंगल मेंबर कंपनी का कॉन्सेप्ट जो है, ये पाकिस्तान में इसको आए हुए लेस देन 20 ईयर्स हुए हैं। 2003 में ये कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले कुछ और कंट्रीज़ के अंदर ये स्टिल यूज़ हो रहा था, उससे 10-15 साल पहले से। लेकिन ये कि ये पाकिस्तान में बहुत ही रीसेंट कॉन्सेप्ट है, अगर हम कंपनीज की ओवरऑल हिस्ट्री को देखें जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक पे चली जाती है। तो इसके नाम के एंड में एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड नजर आता है। इस तरह की कंपनीज भी काफ़ी कम है, आपने बहुत कम नाम ऐसे देखे होंगे जिसके आगे एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो। तो एंड में जब ये लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन सिंगल मेंबर भी है, कि इसमें एक सिंगल मेंबर ही है। अब प्राइवेट कंपनी की जो दूसरी टाइप है जो ज़्यादा कॉमन है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स। यानी अब जो हम कंडीशंस पढ़ेंगे वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वाले डॉक्यूमेंट में मेंशन होंगे, जिसे हम कंपनी के बायलॉज भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। अच्छा, लफ्ज रिस्ट्रिक्ट यूज हुआ है लेकिन प्रोहिबिट यूज नहीं हुआ। यानी शेयर का ट्रांसफर प्राइवेट कंपनी में हो सकता है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन होती हैं। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन्हीं के दरमियान शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, या अगर एक फैमिली है तो उसी फैमिली के लोगों के दरमियान हो सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन टोटली मना नहीं होता। नंबर 2, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि कम से कम 2 मेंबर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 होंगे। लेकिन एक रूल है कि नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कंपनी का मेंबर भी है और कंपनी का एम्प्लॉय भी है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसके अलावा 50% काउंट किए जाएंगे। नंबर 3, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। ये जो फीचर है ये प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से डिस्टिंग्विश करता है। यानी पब्लिक कंपनी को ये अलाउड होता है कि वो पब्लिक को एडवर्टीजमेंट करें कि जी आए हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और हमें पैसा दें, ताकि हम बिजनेस ग्रो करें और फिर उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो आपको भी मिला करेगा, क्योंकि आप भी शेयर होल्डर होंगे। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट प्रमोशन जो है वो करती हैं पब्लिक कंपनीज, उनको अलाउड होता है। प्राइवेट कंपनी को ये मना होता है। तो ये सबसे मेन फीचर है जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को डिस्टिंग्विश करता है। फर्दर रूल इस डेफिनेशन के अंदर लॉ में दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्संस होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन अ कंपनी जॉइंटली। यानी 2 लोगों ने मिलकर एक शेयर खरीदा हुआ है, लेट्स से हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर एक शेयर खरीदा हुआ है, तो इस सेक्शन की जो ये डेफिनेशन है इसके लिए उनको एक मेंबर समझा जाए, उनको 2 मेंबर नहीं समझा जाए। तो अगर 2 भाइयों ने मिलकर ज्वाइंटली शेयर्स खरीदे हुए हैं, 2 दोस्तों ने मिलकर ज्वाइंटली शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उनको एक मेंबर कंसीडर किया जाएगा, 2 मेंबर नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप ये 50 काउंट कर रहे होते हैं तो इसके लिए एक तो आपने जो एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं उनको शामिल नहीं करना, और जो शेयर्स के ज्वाइंट होल्डर्स हैं उनको ज्वाइंट होल्डर्स को एक मेंबर कंसीडर करना है। तो वो 2 मेंबर्स हों ज्वाइंटली, 3 मेंबर्स हो ज्वाइंटली, वो बेसिकली ट्रीट क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 और मोर दोनों बातें, यानी 2 मेंबर हैं ज्वाइंटली, 3 लोग भी ज्वाइंटली हो सकते हैं, 3 भाई मिलकर, 3 बहनें मिलकर जो है ना शेयर्स ज्वाइंटली होल्ड कर सकते हैं, तो सिबलिंग्स मिलकर कर सकते हैं, तो वो उनको फिर एक ही मेंबर समझा जाएगा। तो ये डेफिनेशन है। और जनरल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनीज यूजुअली जो हैं वो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस होते हैं, और मोस्टली ये फैमिली ओन बिजनेस होते हैं। यानी एक ही फैमिली के कुछ लोग जो हैं, पेरेंट्स और उनके बाद नेक्स्ट जनरेशन या कजन्स वगैरह, इस तरह से वो मोस्टली जो है इसके अंदर ओनरशिप उनकी होती है, और इस तरह का बिजनेस। लेकिन ये यूजुअल है, ये नहीं है कि ऐसा ही होता है। तो यूजुअल का मतलब है कि कॉमन ये है, बट अदरवाइज भी अलाउड है। अगर 2 लोग आपस में सेम फैमिली के नहीं हैं और वो मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। पब्लिक कंपनीज पर फोकस करेंगे अब। पब्लिक कंपनी की जो खुद डेफिनेशन है वो तो ये है कि पब्लिक कंपनी मीन द कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी गई, यानी हमारे पास क्लैरिटी आ गई कि हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो बेसिकली फिर पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर भी सकती है, और उसकी मर्जी है कि फिलहाल अप्लाई ना करना चाहे तो मजबूरी नहीं है कि लाजमी अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई कर भी सकते हैं और हो सकता है कि वो अप्लाई ना करें। यहाँ से
जो है फर्क आ जाता है पब्लिक कंपनी की टू टाइप्स का। एक को हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि पब्लिक कंपनी ही होती है ये भी, या बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट से यहाँ पे क्या मुराद है कि यानी ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो सकती है, ये फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, और एनी अदर एंटिटी, यानी बड़ा जनरल कर दिया कि कोई भी कंपनी और कंपनी के अलावा भी चीज हो सकती है। हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। अब एक तो टर्म यूज हुई सिक्योरिटीज, एक टर्म हुई लिस्टेड, और एक टर्म यूज हुई सिक्योरिटीज एक्सचेंज। अच्छा, सबसे पहले तो सिक्योरिटीज की बात करते हैं। सिक्योरिटीज बेसिकली ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, जो कैपिटल रेज करने के लिए होते हैं कंपनी में। एक होते हैं ऑनरशिप के सर्टिफिकेट, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, इन्हें इक्विटी सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। ऑनरशिप सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, शेयर। और एक डेट सिक्योरिटीज होती हैं, यानी लोन सर्टिफिकेट्स, उनको हम लोन नोट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेट सिक्योरिटीज की मुख्तलिफ नाम देते हैं। लिस्टेड हूँ, लिस्टेड का मतलब ये है कि एक्सचेंज में कि ये सिक्योरिटीज जो है इनमें ट्रेड हो सकता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज, और पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, PSX। तो वहां पर अगर अलाउड है कि एक कंपनी की जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर या डिबेंचर, उनमें ट्रेडिंग हो सकती है, तो वो लिस्टेड सिक्योरिटी कहलाएगी। और वो वाली कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं उसको लिस्टेड कंपनी कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि सिक्योरिटीज एक कंपनी है, और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये एक एक्चुअली कंपनी है पाकिस्तान में। इनको अलाउड है कि इनकी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर इनकी सिक्योरिटीज ट्रेड हो सकती हैं। यानी अगर आपने शेयर खरीदे हैं एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड के, तो आप वो शेयर सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, और उसके लिए जो तरीक़ेकार आपको फॉलो करना होगा वो करना होगा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ने PSX ने मैकेनिज्म डिफाइन किया हुआ है। वहाँ पे उनके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उसको फॉलो करते हुए आप बाय और सेल कर सकते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजर लिमिटेड की सिक्योरिटी जो है तो पाकिस्तान कहेंगे कि एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी। यहाँ पर अब हमारे पास दूसरी कंपनी आती है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। इसको कंपनीज एक्ट में कोई स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया, बट ऑब्वियस है कि जो कंपनी लिस्टेड नहीं होगी और वो पब्लिक कंपनी होगी तो उसे पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कहा जाएगा। तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैव नॉट मेड एन ऑफर फॉर देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, कि ये हैं तो पब्लिक कंपनी, ने अलाउड है कि पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अभी ऑफर नहीं किया, और अभी इनके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहे। सो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी इज इंटाइटल टू मेक एन ऑफर, यानी इन्हें अलाउड है, ये चाहें तो पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं टू द जनरल पब्लिक एज एंड व्हेन इट थिंक्स इट, यानी जब ये चाहें। इन्होंने अभी तक नहीं किया लेकिन इन्हें अलाउड है, अनलाइक प्राइवेट कंपनीज विच आर फॉरबिडन। प्राइवेट कंपनीज को तो प्रोहिबिटेड है। प्राइवेट कंपनीज तो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए, अप्लाई करने के लिए इनवाइट ही नहीं कर सकती, एडवर्टाइज ही नहीं कर सकती। तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कर सकती है, अभी तक उन्होंने नहीं किया। बस ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब हम पब्लिक सेक्टर कंपनी देखेंगे। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक किस्म का आप ले लें कि जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी को हम डिस्टिंग्विश करें। तो जो डेफिनेशन है वो है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, यानी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड। बेनिफिशियली ओन्ड का मतलब है कि इस तरीके से ओन्ड कि उसका बेनिफिट उसको पहुंचता हो। किसको पहुंचता हो? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। विच इज बेनिफिशियली ओन्ड, यानी इस तरीके से ओन्ड हो कि उसका जो प्रॉफिट है, फायदा है, वो गवर्नमेंट को पहुंचता हो। or not less than 51% of the voting securities or voting power of which are held by the government or any agency of the government or a statutory body, or in respect of which the government or any agency of the government or statutory body has otherwise power to elect। अच्छा, ये अदरवाइज पे बात में बात है। यहाँ पे टर्म यूज भी गवर्नमेंट, यानी खुद गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी हो, गवर्नमेंट एजेंसी यानी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, उनके थ्रू की भी हो, या अदर स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है? जैसे PTA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जैसे नेपरा है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इन जो स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाई हुई हैं उनकी तरफ से भी अगर किसी जो है कंपनी के अंदर 51% या अबव इन्वेस्टमेंट होती है, बेनिफिशियली ओनरशिप होती है,
या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है तो वो बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएंगी। और एक ऑप्शन और इन्होंने कहा, हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर। अगर आप एक कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, तो वैसे ही आपका उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि जो कंपनीज की मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू चलती है। तो जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेजॉरिटी आप अपॉइंट कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी की बेस पे डिसीजन होना होता है, तो फिर उसका उस पर तो आपका कंट्रोल ही होता है। एंड इंक्लूड द पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इवन अगर चैरिटी करने का कोई बिजनेस है, एक कंपनी चैरिटी करने में इन्वॉल्व है और उसे लाइसेंस भी मिला हुआ है एससीसीपी से, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का, तो वो इसी चैप्टर के अंदर साथ कवर हो रहा होता है शुरू में ही, सेक्शन 42 और 43 पर उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो लाइसेंस बाय द कमीशन होता है, एससीसीपी उसे लाइसेंस देता है कि हाँ आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो इवन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो सकती है अगर गवर्नमेंट की उसमें 51% और अबव शेयर हो, कंट्रोल हो, या फिर बेनिफिशियल ऑनरशिप हो। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन दी हुई है कि नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कमीशन ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज। अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर कुछ डायरेक्टर्स जो हैं वो एससीसीपी की तरफ से भी नॉमिनेट होते हैं, तो उनको बेसिकली ये नहीं समझा जाएगा कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गया इससे। और एनी अदर एंटिटी और ऑपरेशन ऑफ एनी अदर लॉ शैल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो अगर जो है कमीशन जो है उसका सिक्योरिटीज एक्सचेंज के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उससे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी कंसीडर नहीं होगी। अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो कि कौन सी कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी और कौन सी नहीं होगी। पाक अरब रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड, जिस मशहूर है पार्को के नाम से, ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि जॉइंट वेंचर है ये बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी। तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1974 में। ये बाय डेफिनेशन पब्लिक कंपनी है, जो हमने इससे पहले प्राइवेट पब्लिक वाला पढ़ा उसमें से ये पब्लिक कंपनी है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 60% शेयर होल्डिंग है, 40% शेयर होल्डिंग जो है वो एमिरेट ऑफ अबू धाबी की है। तो अब ये जो 51% वाला क्राइटेरिया मीट हो गया, एंड फॉर दैट रीजन इसको पब्लिक सेक्टर कंपनी कहेंगे। इसके मुकाबले में एक और एग्जांपल देखते हैं। XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड आल्सो लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, लिस्टेड का मतलब है, इसका मतलब है जनरल पब्लिक के हजारों लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई होगी। लेकिन आगे उन्होंने बताया गवर्नमेंट हैज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है। तो XYZ लिमिटेड पब्लिक कंपनी तो है लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं। तो यहां से हमें पता चलता है कि जस्ट जनरल पब्लिक के इन्वॉल्व होने से पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनती। पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रेलिवेंट है। यहाँ पर आप पूरी डेफिनेशन में आइडेंटिफाई करेंगे कि फोकस जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 की टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस करेंगे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, और ये क्योंकि डेफिनेशन इतनी ज़्यादा प्रॉपर और डिस्क्रिप्टिव नहीं है क्योंकि डिफाइन हुई है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो साथ ही हमें सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर हमें ये दोनों डेफिनेशन क्लियर होंगी। उसके बाद हम एक एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी का, जिसमें होल्डिंग कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग होती है, वोटिंग राइट्स होते हैं। और ये तीनों डेफिनेशन हम सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन जो लॉ में गिवन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि होल्डिंग कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज अनदर कंपनी होल्डिंग कंपनी, जो किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो, इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडियरी। तो बेसिकली इस डेफिनेशन से तो हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा, सिर्फ इतना पता चल रहा है कि एक कंपनी को तब होल्डिंग कंपनी समझा जाएगा अगर वो किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो और वो जो अदर कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी। अब यहां से इसका मतलब है कि यहां से तो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि भाई होल्डिंग कंपनी क्या होगी जब तक कि हम ये आइडेंटिफाई ना कर लें कि सब्सिडरी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि लॉ ने
फोकस इस तरीके से किया है कि प्रॉपरली जो डिफाइन किया है वो सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन को किया, और फिर ये बताया कि जिस कंपनी की कोई सब्सिडरी होगी वो वाली कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी समझी जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे होल्डिंग कंपनी को आप पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी को चाइल्ड कंसीडर कर लें। तो आप कह सकते हैं कि जी फादर वो होगा जिसकी कोई औलाद होगी, ठीक है। तो यूं डिफाइन किया हुआ है कि फादर को उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया कि जिसकी कोई औलाद होगी। अब उसके बाद औलाद क्या होती है वो डिटेल में डिफाइन किया हुआ है, यानी सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट। अब सब्सिडरी कंपनी की जो डेफिनेशन हम देखते हैं तो वो है कि सब्सिडरी कंपनी, और जस्ट वर्ड सब्सिडरी लिखा जाता है, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी। अब यानी यहाँ पर इसको डिफाइन किया कि सब्सिडरी कंपनी का जो ताल्लुक है वो एक और कंपनी से होता है जिसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, जिसमें होल्डिंग कंपनी का क्या हो, नंबर वन कि वो कंट्रोल करते हो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, यानी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं, या होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज और कंट्रोल करती हो मोर देन वन हाफ क्या 50%, लेकिन एग्जैक्ट 50% नहीं, मोर देन 50%, मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। तो खुद एक ये होता है कि जी खुद मोर देन 50% होल्ड करते हैं, और टुगेदर विद का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से कि 40% शेयर खुद होल्ड करते हैं, एक और सब्सिडरी है उसके थ्रू 8% होल्ड करते हैं, एक और सब्सिडरी है उसके थ्रू 7% होल्ड करते हैं, तो मिलाकर ये 55% हो जाएंगे। तो अब भी समझा जाएगा कि होल्डिंग कंपनी उस कंपनी की जो है होल्डिंग है और वो दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किए उसकी लॉ के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि ये सब्सिडरी कंपनी का जो ऊपर डेफिनेशन है इसके अंदर कुछ मीनिंग्स क्या है। A company shall be deemed to be subsidiary company of the holding company even if the control referred to in subclass A or B is of another subsidiary company of the holding company। अच्छा, लॉ की वर्डिंग बड़ी अजीब सी है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली वो है सब सब्सिडरी वाला। यानी हम ये कहते हैं कि एक कंपनी है होल्डिंग, उसकी एक सब्सिडरी है जिसको हम नाम दे देते हैं S1 का। अब S1 की भी एक सब्सिडरी है जिसको हम नाम दे देते हैं S2 का। अब अगर आप कहें तो इधर से जो H और S1 का आपस में रिलेशनशिप है उसमें H कंपनी जो है वो होल्डिंग है और S1 कंपनी सब्सिडरी है। उसके बाद अगर हम रिलेशनशिप देखें S1 और S2 का, तो S1 कंपनी होल्डिंग है और S2 कंपनी जो है वो सब्सिडरी है। लेकिन अगर हम डिफाइन करना चाहें कि H और S2 का आपस में क्या ताल्लुक है, तो H और S2 का ताल्लुक भी ये है कि S2 भी H की सब्सिडरी कहलाएगी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए आप एक यूं कह सकते हैं कि एक शख्स अपने दादा की भी औलाद ही कहलाएगा। तो जिस तरह आप अपने फादर की औलाद कहलाएंगे इसी तरीके से आप अपने दादा की भी औलाद कहलाएंगे। तो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी भी हो तो वो भी होल्डिंग की सब्सिडरी समझी जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे टर्म यूज हुई कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड को कंट्रोल करने की। तो इसको डिफाइन किया गया है कि कंपोजिशन ऑफ कंपनी बोर्ड शैल बी डीम टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी वो कब बनेगी, कब समझा जाएगा कि वो कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट, जो भी उनके पास पावर है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू शेयर होल्डिंग के थ्रू, बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। अगर तो सारे के सारे ही कर सकते हैं तो फुल कंट्रोल कह लेंगे जी, इससे ज़्यादा क्या आपका कंट्रोल हो सकता है, और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर भी कर सकते हैं तब भी, तो ऑल भी हो सकता है मेजोरिटी भी हो सकता है। अच्छा, अब ऐसा भी पॉसिबल है कि होल्डिंग कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो 50% से कम हो लेकिन वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा बाज़ दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू हो जाता है कि बाकी शेयर होल्डर्स के साथ आप ये एग्री करते हैं, एग्रीमेंट एक साइन कर लेते हैं उन्हें कुछ बेनिफिट दे के, या उन्हें नज़र आता है कि आप अच्छा मैनेज कर सकेंगे तो वो राज़ी हो जाते हैं इस बात पे कि वो आपकी फेवर में ही वोट देंगे, और इस तरीके से आपके कम शेयर होने के बावजूद आप अपनी मर्जी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करवा सकेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को एक जो है एग्जाम्पल के साथ भी देखते हैं।
तो एग्जांपल है हमारे पास कि हिल लिमिटेड ओन्स 40% वोटिंग सिक्योरिटीज इन स्टोन लिमिटेड। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो हिल लिमिटेड 40% वोटिंग सिक्योरिटीज हैं स्टोन लिमिटेड में, तो ये तो मोर देन 50% नहीं है, तो यहाँ तक तो अभी जो हमने बात पढ़ी तो इससे तो सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं बन रहा। ओनली बट हैज द पावर टू अपॉइंट और इलेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। 40% से नहीं बना था, मेजॉरिटी से बन गया रिलेशन कि हिल लिमिटेड अब होल्डिंग कंपनी है और स्टोन लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। टू अपॉइंट और इलेक्ट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विद अदर शेयर होल्डर, दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट किया हुआ था और इस वजह से वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो हमारे पास ये डिसीजन आ गया कि हिल लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है स्टोन लिमिटेड की, और अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि स्टोन लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है हिल लिमिटेड की। अब एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। नाउ स्टोन लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ स्टाइलिश स्टोन्स लिमिटेड ड्यू टू ओनिंग 80% वोटिंग शेयर, तो ये तो मोर देन 50% है, मोर देन वन हाफ है। Therein, then being the holding company of Stone Limited, Hill Limited shall also be considered as holding company of Stylish Stone Limited. तो HL जो है वो SL की भी होल्डिंग है और HL जो है वो SSL की भी होल्डिंग है। इसको हम एक और डायग्राम से भी देख लेते हैं कि हिल लिमिटेड जो है ये SL की भी पेरेंट या होल्डिंग कंसीडर होगी और SSL की भी होगी, जबकि जो SL है ये होल्डिंग कंपनी कंसीडर हो रही है SSL। तो जो अल्टीमेट आपकी होल्डिंग कंपनी है वो नीचे जितनी भी सब्सिडरीज होंगी वो उनकी होल्डिंग ट्रीट कर रही होगी। अब ये होल्डिंग कंपनी ऑफ एसएल भी है और एसएसएल भी है, यहाँ पे 40% शेयर होल्डिंग है लेकिन कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और यहाँ पर तो खैर 80% शेयर होल्डिंग है, इस वजह से जो है होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बन जाता है। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं जी हम होली ओन्ड सब्सिडरी का। तो होली ओन्ड सब्सिडरी को डिफाइन किया गया है कि अ कंपनी शैल बी डीम टू बी अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी और द स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी जो किसी लॉ के अंडर बनी हुई है, जैसे स्टेट बैंक, आई कैप, SECP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वगैरह। इफ ऑल इट्स शेयर्स, अब यहां पे सारा फोकस है ऑल पे, तो ऑल से ही होली ओन्ड बनेगी, आर ओन्ड बाय दैट अदर कंपनी और द स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर हम कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में 100% शेयर होल्डिंग है तो ये होली ओन्ड सब्सिडरी है, लेकिन 80% शेयर होल्डिंग के साथ भी वो सब्सिडरी है लेकिन होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं कि ABC लिमिटेड ओन्स 100% शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड और XYZ लिमिटेड शैल बी डीम टू बी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ ABC लिमिटेड। अब यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग 100% से कम होती तो XYZ फिर भी सब्सिडरी होती लेकिन फिर होली ओन्ड सब्सिडरी ना होती। तो होली ओन्ड सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट एक सेपरेट कॉन्सेप्ट के तौर पर भी अप्लाई होता है, यानी होली ओन्ड सब्सिडरी भी है लेकिन उसकी फुल टर्म आप यूज कर सकते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। So that's all for today. Have a good day.